हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें बात करनी है न्यूमेरिकल्स की और अभ्यास प्रश्नों की। अभ्यास प्रश्न इनके बारे में बात करनी है। किसके अभ्यास प्रश्न? जहां तक हमने कल पढ़ लिया था, हमने कल क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने कल पढ़ लिया था। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल करेंगे। और आज मैं आपको एक और अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताने वाला हूं, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? चलो तो आते हैं बच्चों आज के इस टॉपिक पर। चलो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं पूरा, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूं कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, ये बताना आपको। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और परावर्तन गुणांक, इनमें से कौन सा ऐसा जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, परावर्तन गुणांक। ऑब्वियस बात है, परावर्तन गुणांक जो ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं। चलो, एक विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसके वाष्प दाब में कमी सीधे समानुपाती होती है। बताओ, एक विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसके वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी का फॉर्मूला क्या लिखा है? वाष्प दाब में कमी, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में कमी, और इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। तो ये वाष्प दाब में कमी किसके समानुपाती है? फॉर्मूला होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज का मतलब विलेय के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। चलो ये फॉर्मूला। तो विलयन की सामर्थ्य के, विलयन में विलेय की प्रकृति अनुसंख्यक गुणधर्म प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, वायुमंडलीय दाब पर नहीं। तो किसके समानुपाती हो जाएगी? विलयन की सामर्थ्य। विलयन की सामर्थ्य मतलब क्या? उसके अणुओं की संख्या। सामर्थ्य मतलब उसकी क्षमता। क्षमता मतलब कि उसके मोल प्रभाज, मोल की संख्या के समानुपाती होती है। अब देखो कई बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी सीधे समानुपाती होती है। इसके संसार यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा है जो कि हम सही कर सकते हैं। तो बेटा ऐसी कंडीशन में एक बात ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब नहीं होता यहाँ पे, विलय में विलायक में विलय की प्रकृति नहीं होती, क्योंकि अनुसंख्यक गुण है। विलयन की सामर्थ्य, विलयन की सामर्थ्य का मतलब है या तो मोलता, मोलता, उस सेंस में ये बात करते, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। चलो अगला क्वेश्चन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के होते हैं। बताओ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। तो इसको ट्राई करिए। क्या लिखा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? सीधी सी बात है, राउल्ट थे वो महान वैज्ञानिक जिसने ये कथन दिया। तो निम्न में से कौन सा राउल्ट नियम का सही रूप नहीं है? राउल्ट के नियम का सही रूप कौन सा नहीं है? बताओ। हमने तो भैया ये पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा विलेय के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये फॉर्मूला में पढ़ा। एक फॉर्मूला ये, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला में इसमें क्या लिख सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला, चलो तो ये वाला फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, कहीं दे रखा है क्या? देखो ये फॉर्मूला देखो, पी ए नोट को उल्टा कर दो। पी ए नोट को अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब ऊपर ले लूं और नीचे आ जाएगा पी ए नोट माइनस पी एस बराबर एन बटा एन। क्या लिखते हो आप? एक लिखते हो प्लस एन बटा एन, ये उल्टा हो जाएगा तो एन बटा कैपिटल स्मॉल एन। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, बिल्कुल सही बोली। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, पी ए नोट माइनस पी एस बटा पी एस एन बटा एन, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था। तो ये वाला फॉर्मूला कहां देखा? देख लो, इसको अगर उल्टा कर दूं तो पी एस ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एन बटा एन इसको, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। पी नोट माइनस पी एस बटा पी एस बराबर एन बटा एन प्लस एन, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं काम करता हूं, पी एस बटा पी नोट, पी एस बटा पी नोट मतलब कि हाँ इसको सॉल्व करके देखते। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, पी नोट बटा पी नोट 1 माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन, बहुत सही। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि स्मॉल एन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्मॉल एन, क्या आ जाएगा? स्मॉल एन। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मतलब पी एस बटा पी ए नोट बराबर एन बटा एन प्लस एन। इसको अगर मैं यहाँ, चलो चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इस वाले को यहाँ ले रहा हूँ, इस वाले पूरे सेगमेंट को वहां, तो 1 माइनस अपॉन एन प्लस एन, बहुत बढ़िया। एन माइनस एन को, एन प्लस एन को ऊपर ले जाओ, तो ये कट कटा करके रह जाएगा एन बटा एन प्लस एन। पी एस बटा पी नोट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो पी एस अपॉन पी नोट एन अपॉन एन प्लस एन, एन अपॉन एन प्लस एन, सही है। ये वाला गलत है भैया, ये क्या है? ये गलत। आंसर आ जाएगा थर्ड। क्या आ जाएगा आंसर? थर्ड। तो ये सही है, आ गया, ये वाला सही है, आ गया, ये वाला सही है, आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको करो। एक विलयन का वाष्प दाब जिसमें विलेय ठोस तथा विलायक द्रव हो, उस विलेय का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब जिसमें एक विलेय ठोस हो, विलेय ठोस है और विलायक द्रव। अच्छा, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है बेटा? किसी विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है? विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब। विलेय जो है ये तो ठोस है, ठोस की तो वाष्प नहीं बनती, शून्य आ जाएगा। तो पी एस बराबर प्रेशर ऑफ विलायक क्या हो जाएगा? विलायक के मोल प्रभाज पी नॉट विलायक, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम राउल्ट के नियम से लिख सकते हैं, विलायक का वाष्प दाब बराबर शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज, ये बन जाएगा। मतलब कि यहां से आप लिख सकते हो पी एस समानुपाती है किसके? विलायक के मोल प्रभाज के, विलायक के मोल प्रभाज के, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती, मतलब कि फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, इनके क्वथनांक दे रखे हैं। अधिकतम वाष्प दाब किसका होगा? चलो बहुत बढ़िया। वाष्प दाब जो होता है वो क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब जो है क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती। क्वथनांक को बोला मैक्सिमम वाष्प दाब। वाष्प दाब अधिकतम कब होगा? जिसका क्वथनांक निम्नतम होगा। क्वथनांक जिसका निम्नतम है उसका वाष्प दाब अधिकतम होगा। सबसे कम क्वथनांक किसका? 80 डिग्री। बेंजीन का, बेंजीन का क्वथनांक सबसे निम्न है 80 डिग्री। भैया ये हो जाएगा आपका अधिकतम वाष्प दाब वाला पदार्थ। चलो जिसका क्वथनांक सबसे कम उसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन तथा डैश डैश का अनुपात होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, कल मैंने
क्वथनांक में उन्नयन को हम बोलते हैं केवी इंटू एम। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टीवी बटा एम। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है केवी वो डेल्टा टीवी बटा एम के बराबर है। डेल्टा टीवी बटा एम के बराबर, केवी बराबर डेल्टा टीवी बटा एम। इसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम बोलते हैं मोललता। तो क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर है? सॉरी, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन और मोललता के अनुपात के, इसका क्वथनांक में उन्नयन और मोललता का अनुपात, इसका अनुपात, ठीक है। तो मोललता का अनुपात आंसर आ जाएगा सेकंड। चलो अगला, चलो अभी तक हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें न्यूमेरिकल नहीं थे, थ्योरी के क्वेश्चन थे। अब चलो अब सवाल करके देखते हैं, सवाल करके देखते हैं अगला कोई सवाल मिल जाए हमको। हाँ ये रहा सवाल। एक यौगिक एक्स का 6 ग्राम 100 ग्राम पानी में, कैपिटल डब्ल्यू आपको देखा है 100 ग्राम पानी में घुला गया। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी आपको देखा है 0.52 डिग्री सेल्सियस। एक्स का अनुभार क्या होगा ये बताना। चलो क्वथनांक में उन्नयन हमको देखा है, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। चलो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललता। मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोल बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000, ये लिखते हो। अच्छा मोललता को हम लिख सकते हैं विलय के मोल मतलब कि विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार इंटू 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू इसमें ग्राम। फिर चलो तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है? 6 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम, विलय के ग्राम 6 ग्राम डिवाइडेड बाय विलय का अनुपात ये ज्ञात करना इंटू 1000। विलय की ग्राम में मात्रा कितनी? 100 ग्राम, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। 10 कितना गया? 60 डिवाइडेड बाय एम, विलय का अनुपात। ये होती है मोललता। क्या होती है? मोललता। तो मोललता बराबर 60 डिवाइडेड बाय, तो मोललता बराबर 60 डिवाइडेड बाय विलय का अनुपात, इसका विलय का अनुपात। चलो क्वथनांक में उन्नयन कितना है? क्वथनांक में उन्नयन है 0.52 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस। केवी इंटू 60 डिवाइडेड बाय विलय का अनुपात। चलो केवी का मान कितना है? केवी है 5.2 केल्विन पर मोल 100 ग्राम वाटर में, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, 100 ग्राम वाटर के लिए इतना है, ठीक है। तो 1000 ग्राम के लिए 100 ग्राम के लिए 5.2 केल्विन पर मोल, यहाँ पे कितना है? 100 ग्राम, मैं सही कर लेता हूँ ना, ये 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम 100 ग्राम वाटर के लिए अगर हमको यही चीज 1000 ग्राम के लिए बोल जाए, 100 ग्राम के लिए कितना है? तो 1000 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 0.52 केल्विन पर मोल। भाई 100 ग्राम के लिए अगर ये इतना आ रहा है तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा? 0.52, यहाँ आ जाएगा 0.52। बात समझ में? तो 0.52 से 0.52 गया, यहाँ से विलय का अनुपात कितना हो गया? 60 ग्राम प्रति मोल, ये आ जाएगा विलय का अनुपात। तो विलय का अनुपात आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू देखी वो 100 ग्राम के हिसाब से देखी। मुझे कितने ग्राम के लिए चाहिए? 1000 ग्राम के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि मोललता जो निकाली जाती है, मोललता, ये मोललता किस हिसाब से निकाली जाती है? मोललता निकाली जाती है बच्चों 1 किलोग्राम विलायक के हिसाब से। बात समझ में आई? मोललता निकाली जाती है 1 किलोग्राम वाटर के हिसाब से, 1 किलोग्राम विलायक के हिसाब से। यहाँ पे विलायक के 100 ग्राम रखे हैं, तो 1 किलोग्राम पानी के हिसाब से कितना हो जाएगा? 0.52। 100 ग्राम के लिए 5.2, तो 1000 के लिए 0.52 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक जलीय विलयन जिसमें 1 ग्राम यूरिया है 100.25 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 3 ग्राम ग्लूकोज समान आयतन में कौन से ताप पर उबलेगा? ये बताना है। एक जलीय विलयन जिसमें 1 ग्राम यूरिया, तो 1 ग्राम यूरिया जलीय विलयन के लिए क्या आएगा? डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू एम आएगा। चलो डेल्टा टीबी, यहाँ पे क्वथनांक कितना बड़ा है? 100.25। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और विलयन का क्वथनांक कितना है? 100.25 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ गया? 0.25 बढ़ गया। तो क्वथनांक में बढ़ोतरी कितनी है? 0.25 की। कितनी है? 0.25। अच्छा केवी कितना है? दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। तो 0.25 बराबर केवी इंटू मोललता। मोललता क्या है? विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का ग्राम में मात्रा इंटू 1000, ये लिखता हूँ। अच्छा विलय के मोल की जगह में क्या लिखता हूँ? विलय के मोल की जगह में लिख सकता हूँ W बटा M। क्या आ जाएगा? ये विलय का आ जाएगा। विलय के मोल बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुपात। चलो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 केवी इंटू W, स्मॉल W ये रहा 1 ग्राम यूरिया, 1 ग्राम यूरिया डिवाइडेड बाय यूरिया के लिए विलय, यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है बेटा ये NH2CO NH2। अच्छा यूरिया का अनुपात कितना होता है? यूरिया के लिए अनुपात कितना होगा? 2 नाइट्रोजन 28, 28 प्लस 12, 12 प्लस 16, 16 और 4, ये 60 आ जाएगा, 60 ग्राम प्रति मोल। तो अनुपात कितना हो गया? 60 आ गया। तो M की जगह 60 इंटू ग्राम में मात्रा, चलिए विलयन में पानी का ग्राम नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। चलो ये तो आपका है किसके लिए? 1 ग्राम यूरिया के लिए। चलो अब 3 ग्राम ग्लूकोज की बात करते हैं, जलीय विलयन के लिए 3 ग्राम ग्लूकोज जलीय विलयन के लिए। चलो तो यहाँ पे फिर से लगाएंगे डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू यहाँ पे आ जाएगा कितना? एम, केवी इंटू एम। चलो मोललता की जगह आप क्या लिखते हो? मोललता की जगह आप क्या लिखते हो? मोललता की जगह आप लिखते हो W बटा स्मॉल m विलय के मोल, यहाँ बताइए 1 बटा W 1000, ठीक है विलय। चलो अब यहाँ से हम अच्छा यहाँ से मैं केवी का मान लिख सकता हूँ, यहाँ से केवी का मान लिख सकता हूँ। चलो केवी क्या आ जाएगा? यहाँ से केवी क्या आ जाएगा? केवी बराबर आ जाएगा 0.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, 0.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, ये केवी आ जाएगा, ठीक है। 0.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, 0.25 इंटू 60
डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू भी यहाँ पे, ये डब्ल्यू का मल्टीप्लाई डब्ल्यू भी आ जाएगा इनटू डब्ल्यू। चलो ये तो आगे केवी की वैल्यू पूरी आ गई, हाँ ये पूरा केवी आ गया। ये स्मॉल डब्ल्यू का टाइम, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, ग्लूकोज के लिए कितना है, ग्लूकोज के लिए डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू ग्लूकोज के 3 ग्राम, तो ये 3 ग्राम है डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का अनुपात। चलो ग्लूकोज का अनुपात C6H12O6, ग्लूकोज का अनुपात 180 ग्राम, इसका अनुपात 180 ग्राम है, ग्लूकोज का अनुपात आ जाएगा 180 ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, बहुत बढ़िया, 1000 से 1000 गया, बहुत ही बढ़िया, 3 से 180 गया, 60, 60 से 60 गया, डेल्टा टीवी बराबर कितना आ गया 0.25 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा 0.25 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होगा, पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक में बढ़ोतरी कितनी है 0.25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस। आंसर आएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, यूरिया का जो 1 ग्राम जलीय विलयन है उसका मैंने यहाँ पर केवी निकाल दिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। यूरिया के जलीय विलयन का मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, केवी। अब डेल्टा टी बराबर केवी, मोलता बराबर क्या होता है, विलय के मोल बटा विलय की ग्राम बताएगा 1000। डेल्टा टी यूरिया के जलीय विलयन के लिए डेल्टा टी देखा, केवी हमको पता नहीं है, यूरिया के लिए 1 ग्राम देखा, यूरिया के लिए डब्ल्यू देखा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय यूरिया का अनुपात कितना 60 इनटू 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। यहां से मैं केवी निकाल सकता हूं, केवी बराबर ये आ जाएगा, इस फॉर्म से केवी आ जाएगा, इस केवी को बटा मैं ग्लूकोज के इस फॉर्म में केवी रख दूंगा, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी है 3 ग्राम, या 3 आ जाएगा, ग्लूकोज का अनुपात कितना 180 बटा कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर यहां से कैपिटल 0.25 आ जाएगा। पानी का क्वथनांक 100, 0.25 जोड़ो 100.25 हो जाएगा, नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए अब आगे बात करें, आ लो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें। अब चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हिमांक में अवनमन, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो अब आगे क्वेश्चन हम इस टॉपिक को पूरा करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन कितना उसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन हम बाद में कर सकते हैं, चलो मैं पहले आता हूं कल वाले पॉइंट पे। चलो क्वथनांक में उन्नयन क्या था, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी कल हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला था केवी इनटू स्मॉल एम। चलो तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू मोललता, मोललता का मतलब क्या होता है, चलो मोललता बराबर होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार इनटू विलायक की ग्राम में मात्रा और ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, ये होता है बेटा आपका मोललता। क्या होता है मोललता, चलो मोललता की जगह क्या आ जाएगा W बटा विलय का अनुभार इनटू 1000 बटा कैपिटल W किसका, विलायक, किसका आ जाएगा बेटा, विलायक का ग्राम। चल तो ये मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने केवी का एक फॉर्मूला बताया था, R टीवी नॉट स्क्वायर बटा 1000 डेल्टा एचवी इनटू कैपिटल, ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये सारी बातें बच्चों ने कल करनी थी, आज हम करेंगे हिमांक में अवनमन के बारे में चर्चा। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी क्वथनांक में, और तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलो इसको समझते हैं बच्चों, आ जाओ इसको एक ग्राफ द्वारा समझते हैं, प्रेशर और यहाँ पे आता है आपका टेम्परेचर। ग्राफ पे जाने से पहले हमें सबसे पहले हिमांक क्या होता है उसको समझना होगा। ग्राफ पे जाने से पहले हमें हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको समझना होगा, ठीक है। वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था की वाष्प दाब, वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था की वाष्प दाब ठोस की वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, हिमांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो इस डेफिनेशन को एक बार, ठीक है। चलो अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, ये तो है हिमांक बिंदु। अब बेटा इसको समझते हैं, कल मैंने आपको एक ग्राफ बताया था प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी विलायक के लिए ग्राफ ऐसा आता है, कल वाला ग्राफ याद है, किसी भी द्रव विलायक के लिए, किसी भी द्रव विलायक के लिए ये ग्राफ ऐसा आता है। चलो ये द्रव की बात करें, इसी द्रव की ठोस अवस्था के लिए ये ग्राफ बच्चों ऐसे आता है, इसी द्रव की ठोस अवस्था के लिए ग्राफ ऐसे आता है। अब देखो ठोस के लिए ग्राफ ऐसे आता है और द्रव के लिए ग्राफ ऐसे आता है, तो आप देख सकते हो द्रव अवस्था का ग्राफ और ठोस अवस्था का ग्राफ दोनों एक पॉइंट पर आकर के मिलते हैं। यही तो बोला है भैया हिमांक के अंदर, हिमांक बोला कि वह टेम्परेचर जिस पर द्रव और
ठोस का वाष्प दाब क्या हो, बराबर हो जाता हो। तो ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब का टेम्परेचर के साथ ग्राफ है और ये द्रव अवस्था का वाष्प दाब का टेम्परेचर के साथ ग्राफ है। द्रव का ग्राफ ये, ठोस का ग्राफ ये, ठोस का ग्राफ बड़ा 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 और यहाँ पे आ गया और द्रव का ग्राफ यहाँ पे ये, तो दोनों के वाष्प दाब इस बिंदु पर आकर के मिल जाए। देखो यहाँ पर दोनों मिल गए, वह टेम्परेचर वह तापमान जिस पर दोनों के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हिमांक बिंदु बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लो एक बार। तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, इन दोनों के वाष्प दाब जिस पॉइंट पर आकर के, जिस टेम्परेचर पे आकर के मिल जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं, टेम्परेचर को हम हिमांक बोलते हैं। तो ये है बच्चों हिमांक बिंदु। क्या है हिमांक बिंदु? तो ये है आपका विलायक का हिमांक। ठीक है, चलो आप चाहो तो आप इसको टी एफ नॉट से प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ विलयन की। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है बच्चों? क्या बताया कल मैंने आपसे बात बोली थी कि किसी भी ताप पर देख लो, विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या होता है, नीचे। तो विलायक की तुलना में विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो नीचे की तरफ बनता है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। तो विलायक की तुलना में विलयन का ग्राफ, ये विलयन। तो आपको ये बात मैंने कल की क्लास में बताई थी, विलायक का जो वाष्प दाब है उसकी तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम ही होता है। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब देखो बेटा, विलयन का वाष्प दाब जो है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब से जिस बिंदु पर मिलता है, देखो विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब से जिस बिंदु पर मिलता है, इस वाले बिंदु को बोलते हैं विलयन का हिमांक। तो ये क्या है, ये विलयन का हिमांक है। क्या है, विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक बिंदु ये और विलायक का हिमांक बिंदु ये। बात समझ में? चलो मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेता हूं। तो ये हटा दिया। चलो तो ये है आपका टी एफ नॉट और ये है आपका विलयन का। विलयन के लिए हम लिखते हैं टी एफ। तो विलयन का हिमांक और ये विलायक का हिमांक। अब देखो विलायक के हिमांक की तुलना में विलयन का जो हिमांक है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो विलायक का हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक पीछे की तरफ है, तो ये कम हो रहा है। तो विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कम हो रहा है, तो हिमांक में कमी आ रही है, हिमांक में अवनमन हो रहा है, तो हिमांक में कमी आ रही है, हिमांक में अवनमन हो रहा है। तो ये बोला जाता है हिमांक में अवनमन। तो इसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। तो ये जो अंतर है बेटा, ये जो अंतर यहाँ से यहाँ तक का ये जो अंतर है, इसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो ये अंतर कितना आ रहा है, ये अंतर आ रहा है डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो टी एफ नॉट में से इस टी एफ नॉट में टी एफ चला गया तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा। बात समझ में? एक बात ध्यान रखना बच्चों, वाष्प दाब में जितनी कमी होगी हिमांक में अवनमन उतना कम होगा। मान लो अगर किसी विलयन का वाष्प दाब और ज्यादा कम होता, मान लो कोई ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब और कम होता, तो उसका जो हिमांक है वो और कम होता। तो अगर वाष्प दाब जितना कम होगा, देखो वाष्प दाब जितना कम होगा, बहुत कम होगा, वाष्प दाब कम हो गया तो हिमांक भी उतना ही गिर जाएगा। ध्यान रखना, हिमांक में अवनमन जो होता है, हिमांक में जो कमी होती है वो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होती है। चलो वाष्प दाब में कमी को हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम क्या लिखते हैं, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, ये मोललता के समानुपाती है। विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होती है, विलयन के वाष्प विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होती है वो विलयन की मोललता के समानुपाती। ये हमने कल साबित किया था। ए बी के समानुपाती, बी सी के समानुपाती, तो ए और सी के समानुपाती। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती हो जाएगा एम और डेल्टा टी जो टी एफ है समानुपाती का चिन्ह रहेगा तो केएफ आएगा, केएफ इनटू। ये जो फॉर्मूला है ये है हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला। तो डेल्टा टी एफ को बोलते हैं हिमांक में अवनमन, केएफ को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल एम को बोलते हैं बेटा मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता। ये आगे बेटा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो बच्चों। क्वथनांक में जो उन्नयन था, उस क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या था? अगर क्वथनांक में उन्नयन के फॉर्मूले की बात करूं तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू एम था। और हिमांक में अवनमन की बात करूं तो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या है? हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इनटू एम। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल के बिल्कुल सेम है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू एम। ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इनटू एम का है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ बी लगा हुआ है, वहां पे एफ लगा हुआ है। चलो इस फॉर्मूले की बात करें। चलो अब डेल्टा टीएफ में केएफ क्या होता है, चलो अब हम बात करते हैं केएफ। केएफ के अलग अलग नाम है। केएफ को हम उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसी भी नाम से जान सकते हैं। कई बार पता है केएफ की परिभाषा पूछी जाती है। चलो केएफ की परिभाषा क्या है, तो कई बार डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। तो केएफ की कई बार क्या आती है परिभाषा, केएफ बराबर डेल्टा टीएफ बटा एम, ये आ जाती है परिभाषा यहाँ से। यदि मैं विलयन की मोललता एम बराबर 1 मोल प्रति केजी हो तो विलयन के लिए होने वाले हिमांक में कमी ही, हिमांक में कमी मतलब कि डेल्टा टीएफ मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल, अरे मैंने यहाँ पे उन्नयन लिख दिया, उन्नयन स्थिरांक नहीं अवनमन, अवनमन स्थिरांक, हिमांक में कमी ही मोलल अवनमन स्थिरांक कही जाती है। ठीक है, तो यदि m का मान 1 मोल प्रति केजी तो यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ हो जाएगा। मोलल का 1 मोल प्रति केजी रखने पर जो हिमांक में अवनमन आएगा वही मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ये है बच्चा परिभाषा, डेफिनेशन आ जाएगी।
क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं इसकी इकाई की, केएफ की इकाई। चलो केएफ की इकाई, केएफ की इकाई क्या होती है? देखो डेल्टा टी, टेंपरेचर को हम लिखते हैं केल्विन और मोलता को हम लिखते हैं मोल प्रति केजी, ये लिखते हैं। तो ये हो जाएगी, या फिर केल्विन की जगह हो जाएगी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय मोल इनटू केजी, या तो ये इकाई हो जाएगी या फिर वो इकाई हो जाएगी। इस तरह से हम इकाई भी ज्ञात कर सकते हैं। चल एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने केबी का फॉर्मूला पढ़ा था आरटीबी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा एचबी बटा एम, उसी प्रकार से हम केएफ का भी फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलो जो फॉर्मूला यहाँ पे ना वैसा वैसा फॉर्मूला किसका होगा? केएफ का। देखो केएफ का क्या होगा, यहाँ पे क्या आर, यहाँ पे गैस स्थिरांक आर इनटू यहाँ पे क्या टीबी, टीबी का मतलब विलायक का क्वथनांक, यहाँ पे हो जाएगा टीएफ विलायक का हिमांक, नीचे क्या 1000 इनटू डेल्टा एचबी, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, यहाँ पे आ जाएगी जमन की गुप्त ऊष्मा इनटू विलायक का अनुपात, यहाँ पे आ जाएगा विलायक का अनुपात। तो ये केएफ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप यहाँ पे केएफ का फॉर्मूला भी लिख लें, तो केएफ का फॉर्मूला हो जाएगा केएफ RTF नॉट का स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा HF। बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर? ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। फिर ये ऐसे चलो मैं आपको बताता हूं, R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, कितना मान है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। TF नॉट ये होता है विलायक का क्या, विलायक का हिमांक। चलो कैपिटल M का मतलब विलायक का अनुभार। डेल्टा HF, डेल्टा HF का मतलब जमन की गुप्त ऊष्मा। तो ये सारी चीजें, ये सब पैरामीटर आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं किसी एक को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला। चलो तो ये सारी बात हो गई। अब आते हैं बच्चों आगे की बात। देखो ये जो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है ना बेटा, इस डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले को हम एक तो ये लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मूला सकता है, दूसरा डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला ये आता है केएफ इनटू मोलता, मोलता मतलब कि विलेय की मोल डिवाइडेड बाय विलायक की ग्राम में मात्रा इनटू 1000, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 2। और तीसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू विलेय के मोल की जगह आपको इसकी ग्राम में मात्रा बटा इसका अनुभार दे रखा हो, ये विलेय का इनटू नीचे ग्राम में मात्रा विलायक की ऊपर 1000, ये आ जाएगा तीसरा फॉर्मूला। क्या आ जाएगा? तीसरा फॉर्मूला। ये हो जाएंगे तीन फॉर्मूले। क्या हो जाएंगे? तीन फॉर्मूले। तो ये तीन फॉर्मूले वो हैं बच्चों जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। आ जाओ, तो जो न्यूमेरिकल हमको करने थे उन न्यूमेरिकल पे मैं आता हूं। हाँ ये न्यूमेरिकल था, एक जली विलियन माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, उसके क्वथनांक में क्या होगा? दो पैरामीटर देखें, ट्राई करो फटाफट जल्दी से। चलिए तो ट्राई किया होगा आपने। चलो आप मुझे बताओ हिमांक में अवनमन क्या होता है? केएफ इनटू एम ये होता है, और क्वथनांक में अवनमन क्या होता है? केबी इनटू एम ये होता है। चलो जो जली विलियन आपको, जिस जली विलियन का आपको हिमांक देखा उसी जली विलियन का आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना। चलो मैं काम करता हूं, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, 1/2 कर दूं, 1/2 कर दूं, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा टीएफ बटा डेल्टा टीबी बराबर केएफ इनटू एम बटा केबी इनटू एम, एम सेम गया। चलो डेल्टा टीएफ कितना, हिमांक में कितनी कमी हो रही है? पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, लेकिन 0 की तुलना में 0 से माइनस मतलब कितना अंतर आ गया? अंतर कितना दोनों में? 0.186 का। चलो तो अंतर है 0.186 का, बहुत बढ़िया। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? डेल्टा टीबी क्या है वो निकालना है, तो डेल्टा टीबी यहाँ पे आ जाएगा केएफ, केएफ क्या? चलो केएफ आ जाएगा 1.86, बहुत बढ़िया। और केबी कितना देखा? केबी देखा 0.512, ये निकालना है, ठीक है। बस स्टॉप करना कुछ नहीं, डेल्टा टीबी बराबर 0.186 डिवाइडेड बाय 1.86 इनटू 0.512, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 0.0512 डिग्री सेल्सियस, 0.0512 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा भैया फोर्थ। क्या आ जाएगा? फोर्थ। इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन करना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पानी का मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब कि पानी के लिए केएफ देखा 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल, 0.02 मोल यूरिया, एन का मान दे रखा है 0.02 मोल यूरिया, 100 ग्राम पानी में घुलाता है, तो पानी का भार दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। तो यह हिमांक में अवनमन कितना करेगा? कितना हिमांक में अवनमन करेगा? चलो हिमांक में अवनमन बराबर केएफ इनटू एम बराबर, केएफ का मान कितना है? हाँ केएफ का मान देखा है 1.86 इनटू एम, मोललता, मोललता बराबर क्या होती है? मोललता बराबर होती है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार इनटू विलायक की ग्राम में मात्रा 1000। चलो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? अच्छा विलेय के मोल दे रखे भैया, विलेय के मोल सीधे दे रखे 0.02, इस पूरे की जगह आ जाएगा 0.02, बहुत बढ़िया। विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी? चलो विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी? 100 ग्राम, यहाँ आ जाएगा 100 ग्राम, डब्ल्यू की जगह 100 ग्राम इनटू 1000, 10 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, m बराबर 0.2, यहाँ आ जाएगा m बराबर क्या आ जाएगा? 0.2, बात किया। तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया? इसको हटा दो एक बार तो ये आ जाएगा 2 × 12 17 3 डिवाइडेड बाय 10 की घात 3, 0.372, कितना हिमांक में अवनमन हो गया? 0.372, आ जाएगा 0.372 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसान है ना? बस तो एक बार हमको फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूले से आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक जली विलीन का हिमांक क्या होगा जिसमें 17 ग्राम C2H5OH 1000 ग्राम पानी में विलय हो, केएफ का मान दे रखा है। चलो ट्राई करना चाहोगे? करो, 1 मिनट देता हूं, ट्राई करो इसको।
करो, ट्राई करो, टाइम दे रहा हूँ आपको, करो। हिमांक निकालना है तो भैया हिमांक निकालने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। ठीक है, चलो केएफ का मान कितना देखा, देखो 1.86 दिया है। मोललता, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा और ऊपर आ जाएगा 1000। चलो मोललता बराबर क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा 17 ग्राम, तो विलेय की ग्राम में मात्रा 17 ग्राम, विलेय का अणुभार, विलेय कौन है C2H5OH, चलो C2H5OH इस विलेय का अणुभार कितना लो, 12 की 24, 24 प्लस 6 30, 30 और 16 46 ग्राम, ये आ जाएगा 46 ग्राम इनटू कैपिटल W, पानी कितना देखा, पानी देखा कैपिटल W 1000 देखा है, तो ये आ जाएगा 1000 और ऊपर आ जाएगा 1000, तो मोललता आ जाएगी, ये आ गई मोललता भैया, ये आ गई मोललता। इसको रख दो आप इसमें 17/46। डेल्टा टीएफ का मान यहां से निकालना है, बहुत बढ़िया, ये डेल्टा टीएफ तो यहां से आ गया। अब हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा गया बच्चों जलीय विलयन का हिमांक कितना, ये जो निकाला है ना, ये हिमांक नहीं आया, हिमांक में कमी है, ये तो ये हिमांक में कमी है। विलयन का हिमांक क्या होगा, अगर पानी का हिमांक, अगर हम पानी का हिमांक हमेशा बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो विलयन का हिमांक क्या होगा, पानी का हिमांक तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें से माइनस करना होता है, विलयन का हिमांक तो कम हो गया ना, हिमांक में अवनमन हो गया। अगर विलयन का हिमांक 0 है तो 0 से कम, कितना कम, कितनी कमी हुई, 0 से कम ये 1.86 * 17 डिवाइडेड बाय 46, बस इसको कैलकुलेट करो, यहां से आपका विलयन का हिमांक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका विलयन का हिमांक। इसको आप सॉल्व करके देखना आंसर क्या होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 70 की 34 34 51, ये आ जाएगा लगभग आपका 2.5 के आसपास, 2.5 के आसपास आएगा, बस एक बार 2.5 के आसपास आ गया, 1.86 डिवाइडेड बाय 2.5 करो, ये जो भी संख्या है इसको 0 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लेना कौन सा आंसर आता है, चेक करना। चलो क्लियर, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको ट्राई करो। चलिए, तो 1.25 ग्राम विद्युत अनअपघटित, भाई ये विलेय दे रखा आपको, विद्युत अनअपघटित या विद्युत अपघटित, ये विलेय होते हैं, तो ये आपको देखा विलेय का ग्राम में मात्रा देखा 1.25 ग्राम, बहुत ही बढ़िया बात है। इसको 20 ग्राम पानी में डाला गया, तो पानी का भार दे रखा 20 ग्राम, और भी अच्छी बात है। फिर आपको विलयन का हिमांक देखा, विलयन का हिमांक देखा इतना, बहुत अच्छी बात है। यदि केएफ इतना है तो विलेय का अणुभार क्या है, चलो तो हमारे पास हिमांक में अवनमन के लिए फॉर्मूला है केएफ इनटू मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय का अणुभार इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल W। चलो चलिए अब निकालते हैं हिमांक में कितनी कमी आई है, तो हिमांक में कमी कैसे निकालते हैं बताओ, हिमांक में कितनी कमी आई कैसे निकालेंगे, तो हिमांक में कमी डेल्टा टीएफ कितनी आई, चलो पानी का हिमांक क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें से या 0 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं बताओ, केल्विन में क्या लिख सकते हैं, ये केल्विन में दिया ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या लिख सकते हैं, केल्विन में हम लिख सकते हैं 273.16 केल्विन, पानी का यूज है। अच्छा विलयन का कितना है 271.94 केल्विन, तो लगाओ गणित 273.16 271.94, कितना हिमांक घट गया, 16 में से 4 6 में से 4 गए 2, कितना आ गया 10, 11 में से 10 गए 1, बहुत बढ़िया, ये 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1 और 1.12 आ गया, कितना आ गया 1.12, यहां लिखेंगे 1.12। चलो केएफ केएफ कितना देखा है 1.86, बहुत अच्छी बात है, इनटू डब्ल्यू 1.25 1.25, बहुत अच्छी बात है। अणुभार, अणुभार मतलब कि स्मॉल एम, ये हमको ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है। चलो कैपिटल डब्ल्यू देखा 20 ग्राम और यहां आ जाएगा 1000, मतलब सब कुछ देखा है आपको, केवल ये ज्ञात करना, तो यहां से एम विलेय क्या होगा, तो 50, तो यहां से आ जाएगा 1.86 * 1.25 * 50 डिवाइडेड बाय, ये 1.12 नीचे आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बस यहां से हमको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, सिंपल। ठीक है, तो 1.1 और 1.25 लगभग एक बार जाएगा, 50 है तो 50 और 1.86 का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आ जाएगा 58 90, तो ये हाँ ये 96 के अराउंड आंसर बन जाएगा, क्या हो जाएगा 96 के अराउंड आंसर बन जाएगा, ये आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज आपने देखा कि हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए हैं, आपके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगले सेशन में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर और साथ ही साथ हम वांट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, मतलब ये चैप्टर हमारा लगभग समाप्त होने की कगार पर है, 2 टॉपिक बचे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और वांट ऑफ फैक्टर, और साथ ही साथ में अगली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो हमारा चैप्टर मान लीजिए आप नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश, और उसके बाद में एक लेक्चर आप मान लो पीवाईक्यू के लिए हमारा होगा। ठीक है, चलो तो अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका क्वेश्चन ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कब की है, जब अवाष्पशील ठोस मिला हो। ठीक है, बस अगर आपको कंडीशन पता है, कुछ ना देखा तो कंडीशन ही मान करके फिर बताना सर किसका क्वेश्चन ज्यादा होता है, अवाष्पशील ठोस मिलाने पर किसका क्वेश्चन ज्यादा होता है। ये चलिए सेकंड क्वेश्चन कहते हैं मोलर ताप में विलेय के मोल उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं, 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, ये नन मोलरता मतलब कि एक कैपिटल एम के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक मोलरता के, ठीक है यूनिट मोलरता की, एक मोलरता में विलेय के मोल किसमें उपस्थित है ये बताना है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, किसका क्वथनांक ज्यादा होता है, तो हमने क्वथनांक में ऑनलाइन पढ़ रखा है, विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, तो विलयन का ज्यादा होता है सॉल्यूशन का, और मोलरता में विलेय के मोल, एक मोलर विलयन के अंदर विलेय के मोल किसमें होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। चलो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिनिश कर दिया बेटा, जिसका नाम है डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर और मेरी पूरी कोशिश होगी वांट ऑफ फैक्टर पे हम बात करें, इनके क्वेश्चंस भी करूंगा। चलिए बच्चों आज के इतना ही।